वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे है, आप ही की बात सुनते हैं। सबसे पहले हाइफा खान हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। जी हाइफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आज एक स्टूडेंट्स की तरफ एक इशू हाईलाइट करना था। मैं खुद एक MBBS की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जाहिर है हमारे ईयर्स वगैरह आते हैं हर साल एंट्री टेस्ट का, वो काफ़ी इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो वो हर साल हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इस साल क्या हो रहा है। तो सर मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करना था कि इस साल ये लोग स्टूडेंट से 6000 रुपीज़ ले रहे हैं, विच जस्ट डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये वो टेस्ट है विच वॉज नोन फॉर द फैक्ट कि इसमें सिर्फ वो बच्चे आते हैं जो मेरिट पर, मतलब या तो चले कोई प्राइवेट टेस्ट हो, या जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत पैसे लेते हैं तो वो चले ठीक है, उसकी फिर भी कोई लॉजिक बनती है। लेकिन एक एक प्रॉपर मेडिकल का एंट्री टेस्ट जिसके लिए 1 लाख प्लस बच्चा हर साल अप्लाई करता है, एंड आप उसकी 6000 फीस रख रहे हैं, जो कि चलें जो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द चंक ऑफ द स्टूडेंट्स हु एंड अप इन मेडिकल कॉलेजेस इज दैट पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो जो है 6000 रुपीज़ देंगे? और मतलब या तो ऐसा होता कि ये PMC इनके तो बहुत सारे घपले हैं, लेकिन या तो ये मेडिकल कॉलेजेस बनाते। गुज़िश्ता बरसों में क्या होता रहा? क्या फीस नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, अचानक आउट ऑफ द ब्लू आ गई, या कुछ मामूली फीस थी जिसको बढ़ा के 6000 किया गया? जी सर, पहले डिफरेंट था। मतलब पहले जाहिर है अभी इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही टेस्ट रख दिया है ना, जब अलग अलग होता था तो डिफरेंट था। जैसे KPK में 3000 लेते थे, पंजाब में 500 लेते थे, मतलब, और यहाँ पे जो नम्स का टेस्ट था वो 1500 लेते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो जैसे 1500 2000 इससे ज़्यादा नहीं, बट 6000 सर आप खुद सोचें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, और हमें नज़र नहीं आता ये पैसा कहीं जाता होगा कि कोई इन्होंने कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया हो, या नो देव डन समथिंग बेनिफिशियल। मतलब आई डोंट नो ये पैसे कहाँ जाते हैं। अगर ठीक है, आपकी बात सही है। मेरा कयास है, अंदाज़ा है कि क्योंकि कोविड के उसमें उनको स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं और एक वक्फा वो करना पड़ता है। मे बी दैट कुड बी द वन रीज़न कि उन्होंने इस बार ये किया हो, लेकिन अभी हमें चेक करना है कि अब वन ऑफ है या हर साल इस तरीके से होगा। बहरहाल 6000 तो ज़ाहिर है खासी फ़ीस है, और आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि गरीब घरानों के बच्चे कैसे अफोर्ड करेंगे। जितने बच्चे टेस्ट में बैठते होंगे उनमें से 200 300 400 सिलेक्ट होते होंगे ना, बाकी तो बस 6000 दे रहे हैं। 6000 टाइम्स लाख स्टूडेंट्स। हाँ, नॉट बैड, ठीक है, अच्छा है। तो बहरहाल आप हमारे तवज्जुह से पहुंच गई होगी बात हुकूमत तक। होपफुली वो रिकन्सिडर करेंगे अगर ऐसा कर रहे हैं कोई भी। जी, अगले कॉलर है हमारे पास रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आज ये बात करूँगा ज़रा, एक ये जो अभी जो बजट पास हुआ है इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मुल्क का मसला है। इसमें देखिए ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिक जो है वो सोलर पैनल है। सोलर पैनल में इसमें ये है कि जी चले जी चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में नहीं बनती इनकी जो सोलर पैनल शीट्स होती हैं, तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं, पर नेवरा इसके ऊपर अपने कोई उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, वो लेती हैं। फिर अगर आप जब अपने घर पे ये इंस्टॉल कर लें तो के इलेक्ट्रिक इसमें 2 से 3 महीने का टाइम लेती है वो नेट मीटरिंग जो आपके इंस्टॉल होता है। तो उसमें मेरा ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जाना चाहिए ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें कि मुल्क में लोड शेडिंग का हाल है, सारा क्या बुरा हाल हुआ है। बिल देख लीजिए, हमारा बिल जो 2016 में मई का आता था वो 9500 था, इस साल इस दफ़ा आया 36,000 यूनिट। मैंने जब चेक किए तो 10-15 यूनिट का फ़र्क है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने बजट में इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है जब CPEC हुआ था तो उस वक्त चाइना से ये कहा गया हुआ था कि जी वो यहाँ पे पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाएगी और गवर्नमेंट इसको इनकरेज करेगी। तो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट इसको इनकरेज क्यों नहीं कर रही, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, गवर्नमेंट उस वक्त तक इनकरेज नहीं करती जब उनके पास जो है ना हर हरबा ख़त्म हो जाता है या जनरेशन के, लेकिन इस जो पर है बहुत बातें भी हुई हैं। हाँ। आई थिंक इस पर काम करना ज़रूरी है, बिकॉज पूरी दुनिया मूव कर रही है टुवर्ड्स ऑल्टरनेट एनर्जी। और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि मैं भी देख रहा था सोलर पावर्ड सिलाई मशीन की वीडियो जो कुछ गाँव में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब माइक्रो लेवल पर इस तरह काम हो रहे हैं। ट्यूबवेल तो चलिए, ट्यूबवेल चल रहे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। लोग अब सूरज तो है हमारे पास,
मैंने देखा है इस्तेमाल करें। कि शहरों से ज़्यादा गांव के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा है, घर पूरे घर चल रहे हैं सोलर पैनल से, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है इतने बड़े घर नहीं होते, फिर मिट्टी के होते हैं, तो वो ग्रिड नहीं, आप जब ग्रिड से ऑफ हैं तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो दिस इज अ थिंग। तो लेकिन बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, जैसे आपने कहा। मैंने वो एक फीचर अल जज़ीरा पे पढ़ा, नाइजीरिया में जहाँ रिमोट इलाकों में सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगले 20 साल तक भी बिजली पहुँच सके, तो उसने क्या किया, इंडिजीनियसली वो लोकल बंदा है, उसने जो बच्चों के बैग तैयार किए हैं ना, तो पीछे सोलर पैनल लगा दिया उन पे, बट लाइट सा। अच्छा, उससे कम से कम ये है कि वो मोबाइल और अपना जो सिंपल सा लैपटॉप है वो चार्ज हो जाता है, वो चला सकते हैं। सही बिल्कुल What an ज़रूरत है, idea याद की माँ, है। बहुत ये ज़बरदस्त सही आइडिया है यार, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे आइडिया नहीं और आते। इसमें कितने पैसे नहीं, लोग जुगाड़ करते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल, ये next ये सही, आई लाइक इट। सईद रशीद कराची से। जी सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आज नामूस रिसालत पे आपसे बात करूं, थोड़ा लेट है, ये जरूर। कैंपेन्स खत्म हो गई। ओके। मुझे ये कहना था कि अल्लाह ताला कई जगह ये तंबीह कर रहा है कि मेरे नबी से तुम्हारी मोहब्बत इस लेवल पे होनी चाहिए कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा अपने बीवी बच्चों, देखे लेवल बता रहे। और जब तक आप इस पे नहीं जाएंगे तो आपकी दीन और दुनिया दोनों की आखिरत में कामयाबी नहीं होगी। अब जब ये फ्रांस में हुआ तो होना तो ये चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इसको उठाते, जैसे अब इसराइल का हुआ, गवर्नमेंट ने उठाया, लोगों ने रैलियां निकाली, गवर्नमेंट ने इंकरेज किया, खुद भी साथ आए, तो कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर कश्मीर का हुआ था, 1 घंटे के लिए हम बाहर निकलेंगे, सायरन बजेंगे, ये होगा फलाना। तो क्या कश्मीर और फलस्तीन से कम था क्या मेरे नबी की मोहब्बत कि आपने अपने गवर्नमेंट लेवल पे कुछ किया नहीं? तो जाहिर है फिर मासूम लोगों को बाहर देखिए, निकलना मेरे ख्याल में पड़ा। आपके और ख्याल में क्या कर सकते थे हम? एजुटेशन किया। और बताएं, 10 पुलिस वाले जब शहीद हुए तो सैकड़ों के हिसाब से दूसरे लोग भी शहीद हुए, मगर इस वक्त कुछ लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था, इसलिए उसको प्रोपेगेंडा नहीं किया। वो मॉडल कौन बहरहाल आपका मौक़िफ़ है, जाहिर है कि लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अनइक्वीवोकली, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों के लीडरान ने अनइक्वीवोकली इस चीज़ को कंडेम किया और बाकायदा एहतजाज किया फ्रांस से। तो और इससे ज़्यादा जो है शाइस्ता है मुल्तान से। जी शाइस्ता साहब। हेलो 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 जी। हेलो जी, शाइस्ता जी साहब। शाइस्ता साहब फरमाइए। जी बोलिए। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम। आपकी अगर आवाज़ आपका आ रही टीवी, है। अगर आपने टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज बंद कर मेरी दें। आवाज टीवी की म्यूट है। मैं कहना चाहती हूँ आपसे तीनों को सलाम, और आप तीनों की, आपके प्रोग्राम की तारीफ कि आप कमजोर तबके की आवाज उठाते हैं। और मैं आपकी सबसे ज्यादा रेगुलर देखने वाली हूँ, सारे प्रोग्राम में, आपके एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करती, सब प्रोग्राम में देखती हूँ। तो भाई, मैंने अपना मसला बताना था कि हम बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, और मेरी वालदा बचपन में ही फौत हो गई थी और वालिद का इंतकाल 2004 में हुआ है। तो हमारी जमीन थी जो कि मेरे वालिद को भी सारी उम्र इसलिए नहीं मिली कि अब्बू का कोई बेटा नहीं था। तो अब्बू के बाद अब हम बहनें बिल्कुल अकेली हैं, और अब जो हम भी कोशिश करते हैं लेकिन हमें भी नहीं वो लोग देते। लेकिन ये है कि उनकी तरफ से हम पे बहुत डिमांड्स हैं और बहुत दबाव है। कौन नहीं देते? हम बहुत कोशिश करते हैं, जी शाइस्ता साहिबा, कौन एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन आपने कहाँ अप्लाई किया है? पटवारी के हवाले कर देते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। जी शाइस्ता साहिबा, आपने कहाँ अप्लाई किया है? कौन सी जमीन की आप बात कर रहे हैं? जो है ना उधर इंसानी हकूक की वजारत शीरी मजारी के 2019 में वहाँ पे भी किया था अप्लाई। पंजाब गवर्नमेंट का जहाँ जब शहबाज गिल जिसूस के थे, सेल सीएम का सेल था, वहाँ पे भी अप्लाई किया था 2019 में। उसके बाद डीसी ऑफिस में मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा शाइस्ता साहिबा, मैं एक मशवरा दूं, क्योंकि इंसानी हकूक की जो वजारत है उसमें आपको अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज़ नहीं है। अब वज़ीर आज़म की जो नया पाकिस्तान स्कीम है उसमें ट्राई कीजिए, उसमें शायद बेहतर अक़सात में नया पाकिस्तान स्कीम में
नया पाकिस्तान कब्जे हाउसिंग की ज़मीन स्कीम। का मसला नहीं है, नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ कि कब्जे के मसले नहीं। ज़मीन का मसला है। नहीं, मेरा नहीं। आपकी शाइस्ता साहिबा अपनी ज़मीन है? जी, मेरे दादा की थी, जो कि ना कभी मेरे वालिद को मिली और ना वो अब हमें देते तो वो हैं। किसके हाथ मतलब में शराइत अभी, जो नहीं, है, ये ज़मीन किसके पास है? कुछ लोगों के पास है या हुकूमत के पास है? ये कुछ पे उनका कब्जा है, किनका? इनका? मेरे ताया की फैमिली का। ओके, तो आपकी ये मतलब वाला- वो है। तो ये तो कोर्ट का मामला तो है। कोर्ट का मामला है, लेकिन मसला ये है कि अब बीबीएस पे ये डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किसके नाम पे हुई हुई है। ये भी, और वो उसको भी इधर उधर ऊपर नीचे हाँ, करने वो के तो भी हज़ार दोबारा तरीके कोई हैं। issue नहीं मेरा ख्याल है हुआ इनके साथ, जैसे ये बयान कर रही है, यही है कि इनकी दादा जान की ज़मीन थी, ठीक है, जिसके ऊपर बकौल इनके ताया ने ताया ने कागजात सीधे कर लिए। पकड़ ये लिए। हुआ। ना इनके वालिद साहब को मिली, जो अब दुनिया में नहीं है, और जाहिर है कि अगर उनको नहीं मिली तो इनको भी नहीं मिली। बहुत एक जेन्युइन इशू है और बहुत लोगों का ऐसा ही इशू चल रहा होता है। ये जो ज़रार ने भी कहा है कि आप अदालत में कम से कम जा सकती हैं और क्लेम कर अदालत सकती में हैं, ऐसे केस 30-40 साल तो आराम से चल जाते हैं। आराम से। लेकिन और कोई चारा नहीं है। आई डोंट नो, आई विश काश कोई ऐसी बात होती जो हम कह सके कि आपको ये करना चाहिए और इससे आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन फैसल समझ खान नहीं आ रही। सरगोदा से हैं हमारे साथ। जी फैसल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ जी, मेरा सवाल मुबशर जैदी साहब से है जी। कि ये जो बजट बनाने वाले हैं, जो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इतने पढ़े लिखे बंदे जो बजट बनाते हैं, ये क्या ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखते? जैसे मसलन ये ग्राउंड रियलिटी मतलब इनको टैक्स एक जो पता है कि ये जो शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे अब दुबई में है, हर शॉप्स के लिए एक लाइसेंस इशू होता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर फी कस अगर 2000 रुपए भी लगाएं एक शॉप के ऊपर और रिन्यूअल हो हर साल, तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा? ये बिल्कुल लोगों को सही इतना कह रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों के रिन्यूअल की है, हाँ। गाड़ियां रिन्यूअल लेकिन अगर हर सूबे, हर नए तहसील बजट में जो हो, नया बजट जो अभी उसमें, ताज़ा हाँ। अनाउंस है, उसमें वो फिक्स टैक्स उन्होंने 50,000 जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनको फिक्स टैक्स इसमें के दायरे में रोजगार लाने मिलेगा का किया बंदों है। को। अगर गाड़ियों वो- के नंबर प्लेट्स और रिन्यूअल होंगी, सरकार, उसके आपने अलावा- मेरी बात तो सुन लीजिए। सर, आपने जो कहा कि हुकूमत ने- दुबई में जैसे लाइसेंस होता है और फिक्स टैक्स होता है, उसी तर्ज पे इन्होंने तरीन साहब ने आज ऐलान किया है कि 50,000 जो छोटे कारोबारी हैं उनको फिक्स टैक्स के नेट में लाया जाएगा, तो वो दुबई वाली बात यहाँ पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोशिश मुशर्रफ हुकूमत ने भी कर ली, जरदारी हुकूमत ने भी कर ली, नवाज शरीफ हुकूमत ने भी कर ली, और एंड में जो है ताजिर से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। क्या बात है। मसूद आलम साहब हैं कराची से। जी मसूद साहब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी मुस्तफा खान साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह आज बजट पेश हो गया। जी मालूम ये कि बताना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जनाब ये रिटायरमेंट की उम्र के लिए जो गवर्नमेंट मुलाजमीन का है, कुछ जगहों पे 63 ईयर है, कुछ पे 60 साल है, ये क्या मतलब कि ड्यूल पॉलिसी नहीं है? सर 60 साल ही है। केपी में ट्राई किया गया था, 62 साल कर दी गई थी, वो भी रिवर्स हो गया है अब। तो ये जो पहले प्रपोज़ल थी, कभी कहते हैं 55 कर दें, कभी कहते हैं 65 कर दें, कभी कहते हैं 62-63 कर दें, लेकिन अभी फ़िल वक्त 60 साल है या 25 साल से ज़ायद सर्विस जो भी सरकारी मुलाजिम की होती है। 62-63 तो आइन में ही अच्छी आइए। लगती है। हाँ, लेकिन यह है कि अभी तक यूनिफॉर्मिटी है। जैसे मैंने कहा कि केपी में जो है ना, वो उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो फेल हो गया, तो उन्होंने वापस 60 पे ले आए। हालांकि 65 तो बनते हैं। खान साहब की क्या है जी? एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं गुलाम नबी जरवार साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब इमन। सबसे पहले तो आई एम लाइटर नोट, जरार साहब ने तो अपना वेट थोड़ा गेन कर लिया है। हाँ जी हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। और एक महीने बाद देखना। और आपके साथ जो दो बेटे हैं वो आपकी जेलेसी की वजह से वेट कम कर रहे हैं। ऐसा ही है, वो मैं लाइपोसक्शन करा के वो मैं लगा लेता हूँ। तो सर Anyway, कराची आए तो आप बताइएगा, खाना साथ खाएंगे। सर
सर, सबसे पहली बात ये है कि मजदूरों का की जो कम से कम तनख्वाह 20,000 रखी गई है। जी जी और बैंक के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड 13,000 पे खड़ा होगा। ये तो है। ये सोशल सिक्योरिटी वाले इस इश्यू को कैसे निपटा जाए? हमेशा सुनते हैं मजदूर की कम से कम उजरत इतनी रखी गई, ये इशू रहता है। और ठीक है, ये दरख्तों वगैरह के लिए, फॉरेस्ट के लिए पैसे रखे गए हैं, मगर अगर हम एज ए नेशन अर्बन फॉरेस्ट या जिसको सोशल फॉरेस्ट भी कहते हैं ये लोग, उस पर कब बात करेंगे? हम तो कराची के बाहर बड़े घर तो बना लेते हैं, फिर उसके पेनाफ्लिक्स बनाने वाले पे एहतियात भी करवा देते हैं, उससे गिरफ्तार भी करवा देते हैं, मगर ये दरख्त पे कब बात होगी यार? दरख्त कोई लगाने की ख्याल नहीं है। अभी अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी बोरी बरादरी ने लगाए थे, आगा खान बरादरी ने भी लगाए थे, वो वर्कआउट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन अब तो रियासत जो है सुनामी, ग्रीन सुनामी की वकील है। नहीं सर, मैं वकील नहीं, मैं वकील प्रोफेशनली जरूर हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब तो जो स्टेट है, हुकूमत जो है, वो खुद दरख्त लगाने की सबसे बड़ी वकील है, मैं ये कह रहा हूँ। सर, सिंध गवर्नमेंट तो कमर्शियल घर बनवाने की वकील बनी हुई है, बाकी तो फाउंडेशन। सही, ये बात ठीक है। लेकिन कुछ अर्बन फॉरेस्ट के कुछ कराची में हुए थे, हमने शोज भी उसके ऊपर किए थे। कुछ और कहीं ना कहीं एक दो तस्वीरें नजर आ जाती है कि जी यहाँ पर हमने बनाया। लेकिन लार्ज स्केल पे जो वो कह रहे हैं उस तरह नहीं अर्बन होगा। फॉरेस्ट बेपनाह है कराची में, लेकिन कंक्रीट जंगल की शक्ल। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। मोहम्मद इब्रार हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इब्रार भाई, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सर। सर, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था काइंडली। जी। तो सिर्फ ये है कि सर देखें, जब जो एजुकेशन बंदा गेन करता है ना, तो हमारा मुआशरा तरक्की करता है, यही कहा जाता है ना सर। जी। तो सर, मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हम जो लो तबके के लोग होते हैं, जस्ट लाइक एक स्केल से 7वें तक 8वें तक, कहीं को PN भर्ती हो जाता है, कहीं को कांस्टेबल भर्ती हो जाता है सर, उसका एक एजुकेशनल क्राइटेरिया तो मैट्रिक होता है सर। लेकिन वो जो अगर वो सिविल एजुकेशन अपनी इम्प्रूव करता है, मसलन FA कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, मास्टर कर लेता है, उसके लिए गवर्नमेंट में पहले कहीं होता था 98-2001 में, बिल्कुल था कि एक वो एजुकेशनल एक इंक्रीमेंट या 200 रुपये 300 रुपये उसको इजाफी मिल जाते थे। ठीक हो गया सर। लेकिन ये 2001 में सर इसको स्टॉप कर दिया गया। 2001 के बाद उसके बाद कोई एजुकेशनल लोन्स नहीं दिया जाता है लो तबके को। इसके बारे में क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ बहाल हो सके सर? अच्छा, उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर उसी डिपार्टमेंट में कोई दूसरी जॉब हायर स्केल की निकलती है और आप क्वालिफाई करते हैं, मतलब आपसे मुराद जो भी शख्स मज़ीद एजुकेशन गेन करता है, तो वहाँ अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा आसान प्रेफरेंस मिल सकती है। पॉलिसी की बात आपने बिल्कुल सही कही, 90s में ये होता था लेकिन बाद में ख़त्म कर दिया गया, मगर होना ज़रूर चाहिए, इंसेंटिवाइज ज़रूर करना चाहिए कि अगर LDC या UDC लेवल पर। सिर्फ टीचर्स की हद तक है कि आप MPhil कर लें तो आपके इतने पैसे बढ़ जाएंगे, PhD करने मुझे नहीं है हाँ, इसका ऐसा ही ऐसा ही है। बाकी तबकात जो है ये ठीक है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। सर, मेरा सवाल समझे या तजवीज़ समझे जी। हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, हम्म, कि पंजाब पुलिस ने लास्ट ईयर DSP से लेकर IG तक एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था, मगर जो लास्ट ईयर भी था कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, इनका 10% लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था जो बजट है सालाना, और इस बजट में भी सुनने में यही आ रहा है कि 10% है जी। तो मेरी तो अवाम तक यही आवाज़ है इस प्रोग्राम के ज़रिए, कम अज़ कम जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं पंजाब पुलिस के जवान, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, कम अज़ कम उनकी तनख्वाह में 20 से 25% तक इजाफा होना चाहिए। ठीक है, वह पंजाब गवर्नमेंट ने कोई मेरे ख्याल में कहा भी था कि हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी मगर पंजाब का देखते बजट हैं। नहीं आया है। पंजाब का बजट आएगा, होपफुली देखें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो सेंटर है, लेकिन लग अब ये रहा है कि क्योंकि सेंटर ने 10% एक बेस सेट कर दी है, तो हो सकता है
कि जिस तरह आज मैं बिलावल भुट्टो को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने तजवीज़ किया है कि तो आप सिंध के बजट में 25% इजाफा कर दें। 25% नहीं, वो कह रहे हैं कि हम सिंध के उसमें 25% कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ेगा और होपफुली प्रोविंसेस जो है इसको देखेंगे। और अच्छा, और 10% का जो इजाफा है वो सीधा सीधा ये है कि ज़ीरो इस लिहाज से कि जो इन्फ्लेशन है हाँ उसके एट पार है, तो उसको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेशन की मार जो है वो सहने के लिए थोड़ा सा कवर मिल जाएगा। सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राइवेट में तो ये भी नहीं मिलता। और भी ठीक है। और उसके साथ ही पेट्रोल की कीमतें भी ज़ाहिर है बढ़ रही हैं, तो वो जो 10% है वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा फ़ायदे के हिसाब से। हफीजुल्लाह जान जब तक नहीं बढ़ती चलो तो सब आप दिल दुखा वक्फा ले वक्फा ले। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से हैं हफीजुल्लाह जान। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, फरमाइए। First of all, I would like to thank you. You with the team of the three, Wajahat साहब, मुबशर, ज़ुरार घोड़ो साहब, I am really impressed कि आपकी टीम वर्क और आप जो जनरल अवेयरनेस हमारे पब्लिक की कर रहे हैं। I am really well appreciated efforts from your team. Thank you so much sir. अब मैं सवाल की तरफ आऊँगा सर कि जो गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया है और अभी 10% इंक्रीज आई है, तो कोई ऐसा तो नहीं है, रूमर है कि ये डिस्पैरिटी अलाउंस ये मिड टर्म अरेंजमेंट थी और इसके आई मीन ये मतलब वो डिसकंटिन्यू तो नहीं होगा, और ये है कि जो 10% इंक्रीज है यही है या वो भी इंक्लूडेड है? ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे सर, ये हम चेक कर लेंगे, अभी फौरी तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये है कि एक आध दिन में हम चेक करके देख लेंगे, अगर इसमें कोई हुआ तो हम खबर पहुंचा देंगे आप तक। अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाना चाहिए जी। असलम खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आप लोगों को बहुत मेहरबानी है, आवाम की आवाज़ पहुंचा रहा है। मैं ज़रा हट के ये तालिबान के मतलब बात करना चाहता था। जी जी। काबुल में तालिबान अभी 7-8 जिले पे काबिज हो गए। हमारे बहुत सारे एंकर है जो तालिबान के मुखालिफ हैं, वो कहते हैं कि ये इस्लामी निज़ाम ले आएंगे। तो इस्लामी निज़ाम तो ये है कि झूठ नहीं बोलो, बेईमानी नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बाकी पाकिस्तान के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान को कोई मदद कर रहा है, पाकिस्तान का गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ, आवाम अलबत्ता तालिबान की मदद करते हैं। मैं यहाँ कराची में 45 साल से हूँ। यहाँ एक डॉक्टर है, वो एक आदमी ने अपना बेटा, डॉक्टर था, इकलौता बेटा था, उसे भी वो जहाज के लिए भेजा था। तो पाकिस्तानी जो इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं और इस्लाम से डरते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फारूक इकबाल साहब हैं लाहौर से। जी फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं सऊदी अरब होता हूँ, छुट्टी पे आया था, तो फ्लाइटें बंद हो गई और कुछ दिन पहले मैंने जो है ना वो साइनोफार्म लगवा ली सऊदी हुकूमत के फ्लाइट ऑपरेशन ओपन होने से पहले। तो उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि एस्ट्राजेनेका या आप फाइजर लगवाएं या बाकी दो उनकी हैं जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने दूसरी डोज भी लगवा लिया साइनोफार्म की, साइनोफार्म जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे सऊदी अरब वाले। हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। फारूक साहब ये बहुत एक जेन्युइन मसला है और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये दुनिया भर में ये मसला अब सामने आ रहा है। जैसे कि आप देख लें स्पुतनिक 5, अब बहुत लोगों ने बहुत दुनिया भर में स्पुतनिक 5 लगाई है, लेकिन WHO उसको अप्रूव नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि WHO अप्रूव नहीं कर रहे तो फिर यूरोप और ये कनाडा और US में भी इसका मसला आ रहा है। काफ़ी हद तक ये एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आपका तो मसला ये है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। उम्मीद यही है कि अनकरीब इस पर कुछ कंसेंसस हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि साइनोफार्म सऊदी अरब का हो ही जाएगा, क्योंकि चीन है
अच्छा, छोटी यूएई में साइनोफार्म लग रहा है, यूएई में भी साइनोफार्म लग रहा है। तो ये बहुत केओस है और बड़ी कंफ्यूजन है। हम खुद बल्कि शाह महमूद कुरैशी बता रहे थे कि उन्होंने शायद बात भी की है। बात तो की है, लेकिन वो पॉलिसी है उनकी अभी तक बदली नहीं है। सऊदी अरब का ज़रा साबुन स्लो है, लेकिन वो लंबा मोड़ लेते हैं। हाँ, तो वो जो है लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये कहा ये गया था कि जितने पाकिस्तानी सऊदी अरब जा रहे हैं उनको ये अब जो फाइजर वैक्सीन है ये लगाई जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने साइनोफार्म लगा ली है ये वो भी लगवा सकते हैं। लेकिन यूरोप ट्रैवल का भी तो एक बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यार। मतलब वो किसी चाइनीज वैक्सीन को नहीं मानता यूरोप। वो तो स्पुतनिक भी नहीं मानते ना, वो तो स्पुतनिक भी नहीं मानते। मेरा ख्याल है वो सेल्स रैप बने हुए हैं मगरबी कंपनियों के। ये देखो आधा मसला पॉलिटिकल है, लेकिन जैसे फारूक साहब जैसे लोग हैं उनका क्या लेना देना यार। ठीक है ना, आधा मसला इसलिए पॉलिटिकल है कि बाकी आधा जो है वो पैसे का मसला है, कारोबार का मसला है। सुहेल उस्मान है आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सुहेल साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़ाद कश्मीर कहाँ से बोल रहे हैं? अजीरा है हमारा एरिया ना, जी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। इशू हमारा ये है कि एक हमारी रोड है जो कनेक्ट करती है हमें इस्लामाबाद के साथ में जी। तो इसमें आज एक बड़ा आंदोलनक वाकया हुआ है। हमारे एक एमएलए है, हमारी असेंबली के मेंबर, उनकी गाड़ी वहाँ से नीचे उतर गई है दरिया में, और वो रोड की इतनी नागुफ्तादेह हालत है कि पहले हमारी गाड़ियाँ वहाँ तबाह होती रही हैं और अब वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है कि हमारी इंसानी जाने वहाँ नुकसान हो रही हैं। तो उसमें अब ये है कि ये सारा एरिया पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है। 10 किलोमीटर की रोड है हमारी। अच्छा। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये है कि उसको कम से कम इस काबिल करें कि वो हमारा वहाँ पे नुकसान होता है। पहले तो हमारी गाड़ियों का नुकसान पूरे होता रहा है, 2 साल से चली जा रहा है। अब जानी नुकसान भी वहाँ पे हो रहा है। तो उसको हाल लोगे वहाँ पे काम हो रहा है सीपैक के अंदर, लेकिन जो रोड है वो इस काबिल होनी चाहिए कि कम से कम। ये जो कोहाला की तरफ से सड़क आती है इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो कोटली आजाद पतन है एक जगह। अच्छा। ये इस्लामाबाद से कुछ तकरीबन 60 किलोमीटर वे है। ये कोटा कोटली सत्तियां। जी कोटली सत्तियां कोटली सत्तियां जरा अपर साइड पे जाता है। जी। ये है कोटा जो है ना हमारा कोटा, इससे ये रोड लिंक करती है रावलाकोट को। बिल्कुल। बाकी रोड बड़े अच्छे के बाद 20-25 साल के बाद बाकी रोड तो हमारी ठीक हुई है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली 10 किलोमीटर का एरिया है इसमें बहुत हालत खराब हुई है। ठीक है सर। आज वो गाड़ी समेत वो ये जो पैच आप बता रहे हैं 10 किलोमीटर का खराब हुआ है, ये पंजाब में है या आजाद कश्मीर में है? पंजाब। ये पंजाब में है। पंजाब गवर्नमेंट आता है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन काम की जो रफ्तार है उसी पे स्लो है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे तवज्जुह से उम्मीद है पंजाब हुकूमत तक ये बात पहुंच जाएगी और वो कुछ करेंगे इस बारे में। आसिफ मुर्तज़ा हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बिल्कुल जी सर। जी मैंने बात करनी है ये बेसिकली मोटरवे के जो इशू हैं। बाकी अगर आप पेशावर से सखर तक जाते हैं मोटरवे के ऊपर तो आपको एक मोटरवे समझ आती है कि मोटरवे है, लेकिन अगर आप कराची हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ते हैं तो उससे आगे आपको पता चलता है कि जनाब रिक्शे भी चल रहे हैं, बाइक भी चल रही हैं। सर ये गरीब आदमी का मोटरवे है। ये जो है उस पे पैसे, उस पे जो टोल चार्जेस हैं कंपैरेटिव बेसिस पे अगर बात करें पर किलोमीटर, वो बाकी मोटरवे से ज्यादा भी है। जी बिल्कुल। तो वो जो हमारे मिनिस्टर हैं जो कि बड़े एफिशिएंट हाईली एनर्जेटिक मिनिस्टर जिन्होंने कोई 200 अरब ला के भी देने थे, वो उस पे ड्राइव करके देख ले एक आध दफा ताकि उनको पता चले। अच्छा, इस बजट में उन्होंने रखे हैं 4 अरब कुछ करोड़ ये सखर से हैदराबाद तक उसके लिए जो मिसिंग लिंक है। बेसिकली ये मोटरवे का मसला भी यूं ही हो रहा है कि जब तक मोटरवे कनेक्ट पूरी तरीके से नहीं होगी तो पैचेस में होगी तो मसला ये मसलन मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ तो जब आप उसको ऑनलाइन एम टैग करवा लेता हूँ मैं वहाँ से आते हुए 3-4 जगह तो वो एम टैग चल जाता है जब तक आप पंजाब में। द मोमेंट यू एंटर सिंध तो वो कहते हैं कि जी ये मुल्तान सखर मोटरवे जो है ये अभी तक FWO के पास है, तो वो पर्ची लिख करके आपको दे देते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्योंकि मोटरवे बहरहाल तो NHA के अंडर आती है और यह है कि अगर एम टैग अगर आपने वहाँ से लोड करवा लिया तो आपको तो फिर थ्रू जाना चाहिए। तो पहले ये होता था कि आपको या तो शोरकोट से पहले निकाल देते हैं, वहाँ पर्ची दें, फिर आप अंदर आएँ, फिर एक पर्ची लें, फिर आप उधर जाएँ। मुल्तान में भी होता था, लेकिन अब कुछ बेहतर हुआ है
लेकिन ये जो प्रॉब्लम उस वक्त तक हल नहीं होगी जब तक सक्खर 2 हैदराबाद नहीं बनेगा। उसके लिए मुख्तस तो किए हैं मतलब, लेकिन फिर भी उसमें वक्त तो 2 साल का लगेगा कम अज़ कम। तो तब तक हमें ये बेयर करना पड़ेगा। मोहम्मद इमरान है कराची से। जी सर। हेलो जी इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा कॉल मिला। ये आप 3 हजरत बैठे तो मेरे 3 सवाल आते हैं, अगर जवाब दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। भाई साहब अगर हम 6 होते तो आप क्या करते? सर आज ही हुकूमत ने पैसे बढ़ाए हैं, 3 मिनट से ज़्यादा जो है ना कॉल महंगी होगी। उनमें से कोई अच्छा एक सवाल चुन लें, आपसे बात हो जाएगी तो चले मेहरबानी। मजाक साहब मजाक कर रहे हैं सर। फरमाइए। 10 सवाल पूछे। पहला सवाल मेरा ये था कि हम डिसेबल पर्सन है, गवर्नमेंट की तरफ से हम डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई जाती है, लेकिन हमारे शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड होने के बावजूद हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि कराची के अंदर बल्दिया टाउन का इलाका है, वहाँ हब रिवर रोड है जो कराची से शेरशाह से बलूचिस्तान के लिए जाती है। उस रोड के ऊपर आए दिन मेजर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई गाड़ियाँ मतलब हेवी ट्रैफिक चलती है जो कोयटा कराची टू कोयटा के रूट की से आगे के रूट की। तो वहाँ पे आज ही मेरे एक अजीज का मियाँ बीवी दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारों का इंतकाल हो गया। उस रोड के ऊपर आए दिन ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी जरा आपकी तवज्जो से ये मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर कोई तवज्जो दिलाए गवर्नमेंट के कोई मसला। ठीक है सर, हमारे और मेरा तीसरा सवाल ये है सर, उसे इंटरप्ट मत कीजिएगा। कि वो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे, वो एक तो डैम बनाने निकले थे, दूसरा उन्होंने एक शराब पकड़ी थी जो शेद में बदल गई थी। तो सर वो अगर इस तरह हमारा कानून होगा तो आम आदमी उसकी किस तरीके से? सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है सर, आप अगर चाहें तो शुमाली इलाकाजात में जाकर के, ये तीसरा ही सवाल था। तो शुमाली इलाकाजात में जाकर ढूंढ सकते हैं, क्या पता वो वहाँ एक लाठी नहीं, वो जो मैं समझा ये शहद की बोतल जो है उसकी बात कर रहे हैं कि वो किधर, उसी की बात कर रहे हैं। ये जो हो सकता है कि शर्जील मेमन का अच्छा हाँ बताओ अब पूरा किस्सा बताओ। बाकी प्रोग्राम कॉलर्स आप जरा सुने। हाँ क्या था किस्सा शर्जील मेमन? अगला कॉलर। ओके, अगर कॉलर है नादिया मेहरीन साहिबा, नौरीन सॉरी, मैं ख्याल इस्लामाबाद से, लाहौर से सॉरी। जी नादिया साहिबा। हाँ जी, मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन से रिलेटेड बात करनी है कि साइनोफॉर्म उन्हें लगी हुई है और वो सऊदीया जाना चाह रहे हैं और सऊदीया में साइनोफॉर्म रिकमेंडेड नहीं है। बीबी अभी बात हुई, अभी ही फारूक साहब की कॉल आई थी और वो भी लाहौर से ही कॉल कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे। तो आपको भी वही जवाब दे सकते हैं कि अभी काफ़ी कंफ्यूजन है। यूरोप कोई वैक्सीन मांग अलाउ कर रहे हैं, सऊदी कोई और कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि हल हो जाए, नहीं तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला। और ये है कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एनसीओसी से बात करके नेक्स्ट वीक जो है एक आध सेगमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं। और सिर्फ सऊदी अरब नहीं, यूरोप, अमेरिका जो सारा जो सिलसिला बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। दिस इज अ गुड आइडिया, ये हम कर लेते हैं। एक वक्फा लेंगे। वेलकम बैक। आरिफ काज़मी हैं कराची से। जी आरिफ साहब। वालेकुम आज आपने बजट के बाद आप किसी चैनल पे कुछ तबसरे कर रहे थे सर? किसी चैनल पे नहीं, अपने ही चैनल पे सर। कि बहरहाल आप अपने हालात का इजहार कर रहे थे। जी जी। और आपने एक बात कही थी और मैं उसको इंडोर्स करूंगा और एक थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा। आपने फरमाया कि गाड़ियाँ सस्ती करना जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ बहुत हैं रोड के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा मसला है और जब हम ज़्यादा गाड़ियाँ लाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमारे अखराजात पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अब हम जो है आइंदा जितनी भी गाड़ियाँ हम रोड से लाएँ वो इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए। जो ऑलरेडी पेट्रोल की हैं उनको रहने दें, लेकिन अब और आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो ये है कि जगह जगह शहरों में ऐसी सहूलियात होंगी जिनको हम कहेंगे पार्क एंड चार्ज। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं, खड़ी रहती हैं सारे दिन, और उनका अगर आप सोलर पैनल्स का एक बहुत बड़ा वो बनाएं और उसमें आप उसके अंदर आप दूसरी सहूलियात भी मुहैया करें और गाड़ियाँ जो है वहाँ पे चार्ज हों, और जो बंदा वहाँ से उतरेगा
उसको अपने दफ्तर ले जाने के लिए आप एक मिनी वैन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लोग उठेंगे। तो ये इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आपको सोचने चाहिए, बजाय इसके कि हम नहीं। बिल्कुल कौसर साहब, बात आपकी 100% सही है। मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कोई पॉलिसी भी तो देखिए, पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इस्लामाबाद जब गया था, मेरे एक दोस्त के पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो लाहौर नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि हमारी जो माइलेज है ना तकरीबन 250 के लगभग है। इस्लामाबाद से लाहौर जो है वो तकरीबन मोटरवे इज़ अराउंड 290, तो वो कहते हैं कि 270 पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो चार्ज इस्लामाबाद से करा के जाएँ भी तो आगे कहाँ चार्ज कराएं। तो अभी तक मोटरवे के ऊपर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं लगा हुआ है। एक इस्लामाबाद में एक ही जगह है जहाँ चार्ज होती है, और गालिबन लाहौर में भी एक आध जगह है। मसला है ना कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, तो चार्जिंग स्टेशंस कोई लगाएगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे नहीं, तो उनकी मांग नहीं बढ़ेगी। तो ये है, तो अगर आपने करना है तो आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है। ये वो सीएनजी वाला दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही आएंगी, वरना नहीं आएंगी, वरना हो ही नहीं। और यही हल है। मैंने तो ये भी कहा था कि भाई आप गाड़ियों का ठीक है आप वो करते हैं, लेकिन ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर अगर फोकस करें। अब अल्लाह करे कि जुलाई अगस्त में कराची की ग्रीन लाइन खुल जाए, जो कि अरसे से। दूसरा कॉलर ना ले लें, क्यों नहीं खोलना? इससे पहले कि जाहिद साहिबा हैं कराची से। ठीक, कौसर साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम है जी, वो एहसास प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड आई पर्सनली फील कि वो कौम को जो काम करना नहीं चाहती है ना, उस कौम को और मजीद लेजी बनाए जा रहे हैं। ये जो आशियाना स्कीम कर रहे हैं, फ्री हाउसिंग दे रहे हैं, उनको खाना भी फ्री दे रहे हैं, लंगर दे रहे हैं। पीपल डोंट वांट टू वर्क, वैसी कौम काम नहीं करना चाह रही है, ऊपर से और लोगों को लेजी करें। इनको चाहिए कि अनस्किल्ड लोगों को स्किल सिखाएं। यू नो, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ फिश, टीच देम हाउ टू फिश। तो उनको स्किल सिखाएं ताकि वो कुछ अर्निंग कर सके, रादर देन प्रोवाइडिंग देम। मेरा ख्याल है कौसर साहिबा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है लंगर वंगर ये है बिल्कुल उन तबके के लिए जिनको शायद एक दिन में 2 रोटी या एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। Having said that, I completely agree with you. Vocational training, skill building, capacity building, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि या तो ये करो या तो वो करो, दोनों चीज़ें साथ करनी होती हैं। और महज़ब माशरों में और गुड गवर्नेंस का मतलब यही है। और उनकी इज्जत नफ्स के लिए आप जो है उन्हें दिहाड़ी दे दें, मजदूरी दे दें, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो कमा रहे हैं। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये, हम एक ही चीज़ करते हैं और इवॉल्व नहीं करते। अब वो एक आपने करनी शुरू कर दी, फैमिलीज ऐड करते जाएंगे, जाहिर है सरमाया ऐड होता जाएगा हर साल। मंडे को दोबारा हाजिरी होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।